आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 20 अक्टूबर और आज की क्लास में हम 20 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी सेशन से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, और जिसमें सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा राज्य देश के 18 सबसे बड़े राज्यों में सबसे अच्छा शासन के रूप में उभरा है। देखिए, अभी हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी किया गया है और इसमें ये पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो भारत में जो 28 राज्य, उन 28 राज्यों में जो 18 सबसे बड़े राज्य हैं, उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन या शासन करने के रूप में कौन सा राज्य उभरा है। जैसा कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है: हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात। देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, साथ ही साथ इससे अगर जिन लोगों ने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नहीं पढ़े उनको एक बार मौका मिलेगा। देखिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर आप आंसर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में जो है सबसे अच्छा शासन करने वाला राज्य के रूप में उभरा है। जैसा कि ये जो इंडेक्स है वो एक सेंटर है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक अफेयर्स सेंटर ये कहाँ का, ये बेंगलुरु बेस्ड ये सेंटर है और इसी के द्वारा जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया जाता है और इस वर्ष देखा जाए तो ये 7वां संस्करण रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स देखा जाए 3 आधार पर आकलन करता है किसी भी राज्य की स्थिति का। ये 3 आधार क्या है, जिसमें से देखा जाए सबसे पहले आर्थिक हो गया, दूसरा राजनीतिक हो गया, तीसरा क्या हो गया, सामाजिक। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में देखा जाए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों में ही देखा जाए हरियाणा को देश के 18 बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, तीनों ही क्षेत्र में, तीनों ही न्याय के क्षेत्र में हरियाणा ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और ये बड़े राज्यों की श्रेणी में कितने कितने पे पहले स्थान पे रहा है। और इसके बाद अगर हरियाणा के पश्चात देखा जाए तो कौन सा राज्य है बच्चा? तमिलनाडु है, केरल है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, पंजाब, कर्नाटक को स्थान मिला है। और अगर हम वही देखें कि छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है तो वो देखा जाए सिक्किम था। ठीक है, सिक्किम ने अपना जो है स्थान शीर्ष जो है बरकरार रखा है क्योंकि पिछले वर्ष भी सिक्किम था। और अगर हम बात करें कि इसके बाद तीसरे स्थान, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से राज्य थे छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड जो था वो तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम बात करें आर्थिक न्याय, देखिए आर्थिक न्याय के क्षेत्र में और फिर इंडिविजुअली भी लगाया गया कि जो इंडिविजुअली जो तीनों क्षेत्र है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, उसमें कौन कौन से राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें, जिसमें से देखा जाए जैसे कि जो कार्मिक मजदूर हो गए, दूसरा देखा जाए जो श्रमिक उत्पादन, ये सारे क्षेत्र जो है इसमें शामिल किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा किस तरीके से, इसमें किसी राज्य ने किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसमें देखा जाए हमें जो शीर्ष राज्य देखने को मिलते हैं उसमें पहला जो है वो है छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर दूसरे राज्य की बात करें दोस्तों तो ये है हरियाणा और तीसरे राज्य की बात करें तो वो है कर्नाटक। लेकिन आर्थिक न्याय में इंडिविजुअली देखा जाए हरियाणा दूसरे स्थान पे आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए प्रदर्शन में तो हरियाणा जो है टॉप पे है। अगर वही छोटे राज्यों की सूची में देखा जाए तो ये जो है सिक्किम जो है वो सबसे ऊपर रहा है। अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें, राजनीतिक न्याय में जैसे कि जो ग्रामीण और स्थानीय निकायों के क्षेत्र में किस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया, वही जो उस राज्य में किस तरीके से उस राज्य ने अपराध को किस तरीके से नियंत्रण करने में जो प्रयास किया उसमें किस तक सफल रहा, जो आम जनता है उन आम जनता की समस्याओं का समाधान निकालने में वो राज्य कितना सफल रहा, इन सब आधार पे जो आकलन किया गया उसमें देखा जाए वो राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में था। और इसमें देखा जाए जो प्रमुख जो क्षेत्र राज्य रहा है तमिलनाडु रहा है, केरल रहा है और मध्य प्रदेश, इनको शीर्ष स्थान मिला है राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में। और अगर वही जो छोटे राज्यों में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। वही सामाजिक न्याय की बात किया जाए दोस्तों, सामाजिक न्याय में जैसे कि स्कूलों में कितनी साफ सफाई है, सैनिटेशन की व्यवस्था किस तरीके से है, बच्चों के विकास के लिए किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, और जो राज्य में जो लॉजिस्टिक हो गया या फिर ट्रेड, इन सब के क्षेत्र में जो
व्यवधान उत्पन्न होता है उन सबको ध्यान में किस तरीके से व्यवधान को किस तरीके से उसका समाधान निकाला गया, इन सब के आधार पर जो आकलन किया गया है उसमें देखा जाए पंजाब जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है। वही छोटे राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो उत्तराखंड जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा। ध्यान रखिएगा ये जो इंडेक्स जारी किया गया था वो 2 कैटेगरी में जारी किया गया था, छोटे और बड़े राज्यों की, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जो बड़े राज्य थे और बाकी जो छोटे राज्य थे उसमें हम लोगों ने इस कैटेगरी की बात किया। ठीक है, तो ये था पब्लिक इंडेक्स जो जारी किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 7वां संस्करण था, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। ये कहाँ तक बेस्ड है? तो ये बेंगलुरु बेस्ड। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से 6 भारतीय बाइसन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है? देखिए बाइसन जो होते हैं ये एक तरीके से जंगली भैंसे होते हैं, और कौन सा ऐसा देश है जो कह रहा है कि भारत से कि भाई हमारे यहाँ पे 6 बाइसन भेज दो, अपने भारतीय बाइसन? तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, या फिर श्रीलंका है? तो देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं सबके आंसर्स को देखती रही हूँ साथ ही साथ। और तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए वो कोई और देश नहीं, हमारा पड़ोसी देश जो कि कहाँ पे हिंद महासागर में स्थित है, वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने भारत से अनुरोध किया है कि भैया हमें 6 बाइसन जो भारतीय बाइसन है जो कि जंगली भैंसे उनको हमारे देश में हस्तांतरित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से ये क्या हो गया है, लुप्त हो गए हैं। तो अभी देखा जाए श्रीलंका ने भारत से 6 जो है भारतीय बाइसन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। अगर ये जो बाइसन की बात किया जाए, चूंकि अगर जो श्रीलंका जो है वहां पे 17वीं शताब्दी के अंत तक ये जो बाइसन थे वो लुप्त हो गए, जिस कारण से भारत ने ये अनुरोध किया है। और अगर भारत ने श्रीलंका के अनुरोध को मान लिया, यानी तो अगर इन दोनों ही देशों के बीच में इस तरह ये समझौता हुआ, तो ये बाइसन को लेकर के अपने आप में जो है एक तरह का पहला समझौता होगा दोनों देशों के बीच में। किसके किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में। हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, बाइसन के बारे में जानना, क्योंकि डायरेक्ट जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो एग्जाम में पूछा जाता है वहां से डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जो बाइसन है वो काफी चर्चा में है। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय बाइसन की, तो जिनको हम गौर के भी नाम से जानते हैं, जिसको बॉस, ठीक है, बॉस गौरस के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, गौर या फिर बॉस गौरस के भी नाम से जाना जाता है। ये जो जंगली भैंसे होते हैं वही होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर को देख पा रहे हैं। ये भारत में जो कि पाए जाने वाले जो जंगली मवेशियां होते हैं उनमें ये सबसे बड़ी प्रजाति है, ध्यान रखिएगा, जंगली मवेशियों में ये सबसे बड़ी प्रजाति होती है। और ये जो सबसे बड़ा जो मौजूदा, ये क्या है, ये सबसे बड़ा मौजूदा बोवाइन या फिर गौ जाति जीव है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दुनिया में इनकी संख्या की, तो वर्तमान में देखा जाए 13,000 से लेकर के लगभग 30,000 संख्या वर्तमान में इनकी मौजूद है, जिसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो भारत में मौजूद है। कितना? लगभग 85%, ठीक है, 85% भारत में मौजूद है। यानी कि जो बाइसन की जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे बच्चा? भारत में। ध्यान रखिएगा ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये बाइसन पाए जाते हैं, जिसमें से भारत हो गया और ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड में भी ये पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। भारत के अलावा ध्यान रखिएगा तो ये म्यांमार और थाईलैंड भी ध्यान रखिएगा। और भारत में भी देखा जाए कि पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट में कुछ विशेष जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, वही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी कर्नाटक में है, और साथ ही साथ देखा जाए बिलीगिरी रंगला जो हिल्स है जो कि ये भी पश्चिमी घाट से लेकर के तमिलनाडु वाली सीमा तक ये फैले हुए, यहाँ पे जो बाइसन पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि ये जो IUCN की रेड लिस्ट में इनकी क्या स्थिति है, तो IUCN की रेड लिस्ट में ये संवेदनशील है, ध्यान रखिएगा, वल्नरेबल स्थिति में है। और वही बात करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 का है, उसकी अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है? 1972। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसकी अनुसूची 1 में शामिल किया गया। और अगर किसी भी जीव प्रजाति को अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में 1 में शामिल किया जाता है, तो एक तरीके से इनके क्या किया जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अनुसूची 1 में ये शामिल किए गए हैं तो इनके लिए क्या किया जाएगा? तो ये जो इस सूची में जो शामिल जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है।
बेसिकली देखा जाए तो इन प्रजातियों का अवैध व्यापार न हो, इनका कोई शिकार न करे, इनकी कोई हत्या न करे, इन सब से जो है इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और इस अनुसूची का, अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, कोई पकड़ा जाता है तो उसको कठोर से कठोर दंड भी दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि ये हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल निलंबन पुल यानी कि केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे देखा जाए किस नदी पर ये बनेगा, किस नदी पर, तो गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर कावेरी। तो किस नदी पर भारत के पहले केबल निलंबन पुल यानी कि केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, सी, कृष्णा नदी पर ये दिया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यही आपके सामने जो तस्वीर खुली हुई है केबल स्टेशन सस्पेंशन ब्रिज की तस्वीर है। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए जो नदी है कृष्णा नदी, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है, इसी नदी पर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने इस ब्रिज को यानी कि केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को बनाए जाने के या फिर निर्माण की मंजूरी दे दिया है। और ध्यान रखिएगा कि इस निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के बाद ये अपनी तरीके का दुनिया में दूसरा और भारत का पहला ब्रिज होगा, ठीक है। देखिए इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगी केबल स्टेज कम सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे केबल्स दिख रही है, ठीक है। ये जो केबल होती है बच्चा, यहाँ पे ये केबल होती है, ये जो एक तरीके देखिए ये डेक है, डेक जो होता है वो उसका जो पूरा लोड होता है वो इन्हीं केबल पे होता है। और केबल किससे अटैच होती है, देखा जाए पिलर से अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पे पिलर्स होते हैं मिडिल में, बिल्कुल ये देखिए ये डेक है, ठीक है, ये देखा जाए ये डेक है, ठीक है। और इसका पूरा जो लोड होगा इसी केबल्स पे होता है, ठीक है। और ये केबल अटैच किससे होती है, देखिए ये जो पिलर जो बीच से निकला हुआ मिडिल से डेक के, उसी से अटैच होती है, इसीलिए इसको केबल स्टे का सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अभी जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो कृष्णा नदी है, जो इस पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके बनने के बाद देखा जाए तो हैदराबाद और तिरुपति के बीच की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है बच्चा, किस नदी पर किया गया है, तो फल्गु नदी पर किया गया है, जो कि गया बिहार में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है असम, ठीक है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, असम है, ठीक है। आइए इसी के साथ साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने यूनिसेफ के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा किया है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ किस संस्था ने जो है सहयोग करने की बात किया है। तो पहला जो हमारा विकल्प दिया है भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर एशियाई क्रिकेट परिषद। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए तो देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। कौन सा, यानी कि विकल्प जो बी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उससे महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ क्रिकेट के जरिए, ठीक है, क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ गठबंधन किया भैया, ये क्या है, यूनिसेफ के साथ, ठीक है। तो यूनिसेफ के साथ क्या उद्देश्य क्या है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं जो आगामी T20 विश्व कप है वो कहाँ पे होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा और जो भी टीम जो इसमें भाग लेने वाले जो 16 देश है वो 16 देश आयोजन करेंगे किसका भाई, क्रिकेट
फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक का आयोजन करेंगे। और इस क्लिनिक में क्या होगा, जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को क्या किया जाएगा, लैंगिक समानता के बारे में बताया जाएगा, उनको लैंगिक समानता के बारे में वो सीख लेंगे। और साथ ही साथ जो क्रिकेट के जो जिनको वो पसंद करते हैं, जो उनका फेवरेट क्रिकेटर होगा, उनसे वो मिल सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है उसी ने यूनिसेफ के साथ गठबंधन किया। उद्देश्य क्या है, जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशन का ये है, और तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, चूंकि संगठन है तो इसकी स्थापना हुई होगी। तो देखिए इसकी जो प्रारंभिक जो स्थापना हुई थी वो देखा जाए कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 यानी कि 1946 में हुआ था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको किस नाम से जाना जा रहा था, ये जाना जाता अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में इसे जाना जा रहा था। जो प्रारंभिक इसका उद्देश्य था बच्चा, जब ये बनाया गया था तो जो वहां पे, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो राष्ट्र जिनकी तबाही हुई थी, तो उसमें जो बच्चे थे उन बच्चों को खाना पहुंचाना, उनके स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। आगे चल करके 1953 में जब ये संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया, कौन, यूनिसेफ, तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र कोष कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में इसका नाम अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था, जो कि 1953 में जब ये यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बन गया तो इसका नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन फंड हो गया। ठीक है, अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें बच्चा, मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पे है, यूएसए यानी कि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो वर्तमान जो चीफ है यानी कि इसके जो प्रमुख है वो है कैथरीन रसेल, जो है ये इसकी प्रमुख है इस टाइम। इसने जो जिन जिन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, उस कार्य को ध्यान में रखते हुए यानी कि उस कार्य को सम्मानित करने के लिए इनको जो है यूनिसेफ को कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो 1965 में यानी कि 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं पे 1989 में देखा जाए तो इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आगे चल करके वर्ष 2006 में यानी कि 2006 में इसे प्रिंस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जिससे यूनिसेफ को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार बेसिकली याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किन किन संस्थाओं को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि विश्व की एकमात्र संस्था जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो संस्था कौन सी है, इस बारे में मुझे आप बताइए। जिन लोगों ने मेरी नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड पता चल जाएंगे। चलिए इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चा की, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है। देखिए ये पहली राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन आयोजन किया गया है। प्रश्न पूछा है कहाँ पे, किस राज्य में किया गया है, तो उड़ीसा, नई दिल्ली, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बच्चा वो है नई दिल्ली। ठीक है, यानी कि देश की राजधानी नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय समिति है, उस भारतीय राष्ट्रीय समिति ने कोयला मंत्रालय, जो भारत की कोयला मंत्रालय, उनके संरक्षण में भारत की पहली बार यानी कि पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया। कहाँ पे किया, नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन की अगर विषय की बात करें यानी कि थीम की बात करें तो देखिए इसका थीम क्या था, भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। ठीक है, ये इसका थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार कर लीजिए। अगर वही बात करें इस सम्मेलन के कुछ फोकस केंद्र थे, कुछ फोकस विषय थे, जिसमें से 3 फोकस विषय हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें से पहला है कि बिजली क्षेत्र में, ठीक है, बिजली क्षेत्र में ईंधन के आत्मनिर्भरता, यानी कि जो हम ईंधन के लिए, जो बिजली उत्पादन के लिए जो हम ईंधन का आयात करते हैं, उस आयात को कम करके हम आत्मनिर्भर बने। दूसरा क्या है, इस्पात यानी कि स्टील को तैयार करने के लिए जो हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, उस कोयले के लिए भी हम क्या करें, हम आत्मनिर्भर बने, हमें ज्यादा कोयला आयात करना पड़े। और प्रौद्योगिकी और निरंतरता, ये जो था इसका विषय था, इसका ये जो सम्मेलन किया गया है, जो पहला
पहली बार जो राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का सम्मेलन किया गया, उसके ये 3 प्रमुख विषय थे। और ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। चूंकि कोयले की बात कर रहे हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि विश्व में और भारत में कोयले की स्थिति क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में, यानी कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है, चीन है। तो चीन है, और चीन के बाद कौन सा देश आ जाता है बच्चा, वो है भारत। ठीक है, चीन जो है प्रथम स्थान पे है कोयला उत्पादन में, भारत की स्थिति दूसरी है। अगर भाई हम संचित यानी जो स्टोर करने के मामले में देखें, प्रोड्यूस करने के मामले में तो चीन है, लेकिन जो स्टोर करता है जो कंट्री, उसमें अगर पहला स्थान देखा जाए तो वो अमेरिका हो जाता है। और भारत की स्थिति देखा जाए तो ये 5वें स्थान पे चला जाता है। ठीक है, 5वें, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी जो कोयले का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, फैक्ट्रीज में जो स्टील का प्रोडक्शन में बहुत सारा कोयले का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के कारण जो है भारत स्टोर इतना नहीं कर पाता है, और स्टोर के मामले में ये 5वें स्थान पे चला जाता है। अगर हम राज्यवार देखें कि सर्वाधिक जो है वो कौन सा राज्य है भारत का जो कोयले का उत्पादन करता है, तो ये देखा जाए उत्पादन के मामले में देखा जाए जो शीर्ष राज्य है क्रमशः छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड है। यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। वहीं अगर हम कोयले के भंडार में देखें कि भारत में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो झारखंड का स्थान आ जाता है। दूसरे स्थान पे उड़ीसा ही है, और छत्तीसगढ़ यहाँ पे तीसरे स्थान पे। यानी कि जहाँ छत्तीसगढ़ उत्पादन करने में पहले मामले में था, स्टोर करने के मामले में वो तीसरे स्थान पे चला जाता है, और उत्पादन करने के मामले में झारखंड जो था तीसरे स्थान पे था, वो स्टोर करने के मामले में किससे आ जाता है, पहले स्थान पे आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटाज है जो आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी ज्यादा डायरेक्ट प्रश्न बार पूछे गए। ठीक है, आइए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? ये सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, यूएई या फिर अमेरिका। ठीक है, देखिए सेशन को साथ ही साथ शेयर करते रहिए, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए, साथ ही साथ आंसर करते रहिए। आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इतना तो आप लोग करें, बिल्कुल आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए सेशन को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, और आंसर करते हुए रहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा पहला विकल्प दिया हुआ है क्वेश्चन का वह सऊदी अरब, दूसरे विकल्प की बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम, तीसरे विकल्प की बात किया जाए तो यूएई, और चौथे विकल्प की बात किया जाए तो अमेरिका। तो बच्चा इसका जो करेक्ट आंसर, माफ करें, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि यूएई। ठीक है दोस्तों, तो यूएई जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। तो 22वां संस्करण जो रहा है विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का, उसका आयोजन यूएई में किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो ये विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का जो 22वां संस्करण हुआ है वो 17 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर, जो सबसे बड़ा शहर है दुबई, दुबई का एक स्थान है जिसका नाम है अटलांटिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटलांटिका में नहीं, अटलांटिक नहीं पहुंच जाएगा, अटलांटिस, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देखा जाए ब्लॉकचेन पर बातचीत किया गया, ब्लॉकचेन से संबंधित क्या कार्रवाई शुरू किया जाए, इन सब पे जो विश्व की जो कई देशों की जो सरकारें हैं, जो निवेशक हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं, उन लोग एक साथ आए, बातचीत किए। और इस ब्लॉकचेन में देखा जाए, इस शिखर सम्मेलन में देखा जाए, दुनिया भर के 19 से अधिक गंतव्य होने वाली सभाओं का एक तरीके से, अगर इस ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो जो दुनिया भर के जो 19 से अधिक गंतव्य है, उन गंतव्यों में जो होने वाले सभाओं का ये एक तरीके से वैश्विक श्रृंखला है। अगले जो ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वो 8 से 9 दिसंबर के बीच किया जाएगा। कहाँ पे? बैंकॉक। ठीक है, जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लें तो वर्ष 2021 की बात करें तो छात्रों को डिजिटल रूप से ब्लॉकचेन आधारित, ठीक है, ब्लॉकचेन आधारित शैक्षिक डिग्री प्रदान करने वाली एक प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा बना है? वो है आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो ब्लॉकचेन पे आधारित शैक्षिक डिग्री देगा कौन? आईआईटी कानपुर। ये भारत का पहला संस्थान बना है। चूंकि हमने बात किया यूएई की, तो हमारे लिए यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानना, उससे संबंधित उसकी भौगोलिक स्थिति जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे यूएई का मैप खुला हुआ है और आप इसकी स्थिति को देखिए, तो ये पर्सियन गल्फ यानी कि
फारस की खाड़ी और ओमान गल्फ यानी कि ओमान की खाड़ी के बीच में ये देश स्थित है। और इसकी जो भौगोलिक सीमा देखा जाए तो इसके दक्षिण में हमें कौन देखने को मिल रहा है बच्चा, ये मिल रहा है हमें सऊदी अरब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके उत्तर पूर्व यहाँ पे देखा जाए तो जो पूर्व की तरफ देखा जाए तो ये कौन सी कंट्री है बच्चा, दोस्तों ये है ओमान। ठीक है, ओमान जो है ये इसमें यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और ओमान की यहाँ पे भी सीमा लगी हुई है। तो एक तरीके से इसकी जो भौगोलिक सीमा है वो दो देशों संयुक्त तरह ये सऊदी अरब और ओमान से लगी हुई। और इसकी देखा जाए जो मैरीटाइम जो बाउंड्रीज है वो हमें दो जगह से देखने को मिलती है। एक तो देखा जाए आपका पर्सियन गल्फ, ठीक है, ये पर्सियन गल्फ है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान इनके बीच में मिल रहा है। और ये भी देखिए ये जो भाग है ना ये किसका, ओमान का ही है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे हम जल संधि या फिर इसे तेल संधि के भी नाम से जाना जाता है, ऑयल स्ट्रेट, क्योंकि ऑयल का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और स्ट्रेट क्या होते हैं, ये दो वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और दो जो ये जो भौगोलिक सीमा होती है, जो स्थल होते हैं उनको अलग करते हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिला दो वाटर बॉडीज कौन कौन से बच्चा, दोस्तों ये पर्सियन गल्फ और जो गल्फ ऑफ ओमान इनको कनेक्ट कर रहा है। और ये जो ओमान को और ईरान से जो है ये अलग करने की कोशिश कर रहा है, और पर्सियन गल्फ को और ओमान की गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ध्यान रखिएगा इसे ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम बात कर रहे हैं अबू धाबी यहाँ पे यूएई की, तो ये यूएई का जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, जो कि आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ पर्सिया में यानी कि पर्सियन गल्फ में स्थित है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी ध्यान है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है करेंसी, तो ये है यूएई दिरहम। यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री है वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। ठीक है, और एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यूएई से रिलेटेड है। तो दुनिया का जो सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन वेल जिसे हम आइन दुबई के नाम से जानते हैं, ये दुबई में ही खोला गया है, माफ करिए यूएई में खोला गया। और कौन से, ब्लू वाटर्स जो द्वीप है उस पे इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन क्या नाम है, आइन दुबई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आइन दुबई। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गोवा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। इसे हाल फिलहाल में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने मध्य प्रदेश के 7वें वरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दिया। इस गठन को मंजूरी देने का क्या कारण था, जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वहां पे टाइगर रिजर्व 6 टाइगर रिजर्व है, तो 7वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने का कारण क्या था। तो जैसा कि आप लोग एक भारत की जो सबसे पहली इंटरलिंक जो रिवर है, रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, परियोजना केन बेतवा नदी जोड़ो जो परियोजना है, इसको जोड़ने से जो आप अगर आपको पता होगा केन जो कि मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी और बेतवा जो कि देखा जाए उत्तर प्रदेश, इन दोनों नदियों को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इंटरलिंक किया जा रहा है। और इसके इंटरलिंक करने से जो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है उस पर लगभग जो है 25% जो भाग वो जलमग्न हो जाएगा। तो उसपे जो रहने वाले टाइगर है उनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसी कारण से एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वहां पर इसको जो है स्थानांतरित किया जाएगा। इसी कारण से केन बेतवा टाइगर जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण से। ठीक है, वन्य जीव की आवाजाही के लिए पन्ना को दुर्गावती से जोड़ने वाली हरित गलियारा विकसित भी किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बाघों के बारे में, तो बाघ जो है संगणना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखिएगा 2018 में बाघ जो है गणना हुई थी, हर 4 साल के अंतराल पे किया जाता है। ध्यान रखिएगा 4 साल पे, इसके पहले 2014 में किया गया था। अब जो है इस वर्ष होने वाला है, इस वर्ष का नया बाघ जो है संगणना आने वाली है। तब तक हमें ये जान लेना चाहिए, अगर हम बाघों की वर्तमान संख्या देखें तो कितनी है, 2967, जो कि 2014 में कितनी थी, 2229
26 थी, ठीक है, जो कि हमें कितना 33% की वृद्धि देखने को मिलता है 2018 से 2014 से 2018 के बीच में, जो कि कितना अगर हम संख्या में देखें तो 741, ठीक है। सर्वाधिक बाघों वाला देश कौन सा बच्चा? भारत है, ठीक है दोस्तों। जो सर्वाधिक बाघों वाला देश भारत है। सर्वाधिक बाघ जो अगर देखा जाए, जिसे हम टाइगर स्टेट की संज्ञा वर्तमान में देते हैं, वो है मध्य प्रदेश दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है। और कितने वर्तमान में बाघ है मध्य प्रदेश में? 526। वही दूसरे स्थान जो है 524 बाघों के साथ कर्नाटक का दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। बाघों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा देखा जाए 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ध्यान रखिएगा बाघों के संरक्षण के लिए। और बाघों के संरक्षण के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है, एक दिवस चलाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए बाघों के संरक्षण के लिए। वो अंतरराष्ट्रीय, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष मनाया जा चुका है, जिसकी शुरुआत देखिए वर्ष 2010 में किया गया था। एक समिट किया गया था रूस से सेंट पीटर्सबर्ग स्थान में, जिसको कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। इसी समिट के बाद से ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 29 जुलाई को मनाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 29 जुलाई को इस वर्ष जा चुका है, तो आप मुझे बताइए कि ये दिवस जो कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस वर्ष 2022 का थीम क्या था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आप लोग मुझे कमेंट जो है, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर नहीं करते, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आंसर करिए, ये आप ही के लिए फायदा होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे जो है चुना गया है? यहाँ पे देखिए एक टाइपिंग मिस्टेक है, किससे चुना गया है, ठीक है, किससे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा किससे नियुक्त किया गया है। तो विकल्प देखिए क्या दिया गया है? डी.वाई. चंद्रचूड़, उदय उमेश ललित, एम.वी. रमन, शरद अरविंद बावड़े, ठीक है। बावड़े किसे चुना गया है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, ठीक है। इनके काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखा जाए जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने? तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित, जिसे हम यूयू ललित के नाम से जानते थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। और ध्यान रखिएगा इनका जो कार्यकाल होगा दोस्तों वो 2 वर्षों का होगा, ठीक है। 2 वर्षों का इनका लंबा कार्यकाल होगा। और ये देखा जाए जो सेवानिवृत्त होंगे वो 10 नवंबर 2024 को होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए इस वर्ष यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं। कौन? यशवंत चंद्र डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। देखिए ये पॉलिटी से रिलेटेड अथवा पॉलिटी की बुक खोलिएगा और जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लीजिएगा। उन एक आर्टिकल जो अनुच्छेद देख लीजिए कौन सा है, किस भाग में 124 से उठाई पढ़िए। न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति के बारे में पढ़िए, इनकी कौन सी अर्हता होती है, इनकी सेवानिवृत्ति कैसे है, इनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग चलाना क्या है, ये सारी चीजें अच्छे से पॉलिटी की बुक से उठाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे आपका क्या होगा, पॉलिटी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट वाली चीजें हैं वो आपकी एक बार में क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विकल्प देखे गया है राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, रोजर बिन्नी या फिर मदन लाल। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए सी हो जाएगा। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के ये पूर्व जो है ये स्टार थे और 1983 में जो भारत ने विश्व कप जीता था उस विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे थे और रोजर बिन्नी। इनको बीसीसीआई का क्या चुना गया, 36वां अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 36वां अध्यक्ष। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और जो रोजर बिन्नी है इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों, इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। इसी के साथ साथ हमारे लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के बारे में जान लेना भी आवश्यक है। बीसीसीआई की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। वर्तमान में इसके जो सचिव है यानी कि सेक्रेटरी जो है वो है जय शाह,
इसके सेक्रेटरी है, और सीईओ जो है उसके नाम वो कौन है वर्तमान में बीसीसीआई के, हेमंत, ठीक है, अमीन। हेमंत अमीन जो है वो इसके इस तरह सीईओ है। और अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन हो गए हैं, रोजर बिन्नी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोजर बिन्नी जो है वो इसके अध्यक्ष हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा जलीय कृषि देश बन गया है। तो जलीय कृषि के मामले में कौन सा देश दूसरे स्थान पर आ गया है, भारत, चीन, जापान या फिर यूके। तो देखिए वो कोई और देश नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत। भारत जो है दुनिया का दूसरा जलीय कृषि देश बन गया है। पहले मामले में देखा जाए तो ये चीन है। तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, ध्यान रखिएगा, मछली उत्पादन के मामले में भारत की स्थिति देखा जाए तो ये तीसरी है। और दूसरे मामले में ये क्या है, एक्वाकल्चर यानी कि जलीय कृषि के मामले में भारत की स्थिति क्या होगी, ये है दूसरी। तो पहले स्थान पे कौन है, चीन, ठीक है। तो चीन के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश कौन सा हो गया, वो भारत हो गया। मछली उत्पादन में भारत की स्थिति देखी जाए तो तीसरे स्थान पे है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पहले और दूसरे स्थान पे मछली उत्पादन के मामले में कौन सा देश है। वैश्विक मछली उत्पादन में बात करें तो भारत की जो हिस्सेदारी है वो है 7.96% जो है इसकी हिस्सेदारी है। और भारत में देखा जाए और दुनिया में सबसे बड़ा जो मछली उत्पादक देश देखा जाए वो है चीन है। चलिए मैंने ये भी बता दिया, दूसरा देश बता दीजिए कौन सा है, क्योंकि तीसरा देश तो बच्चे भारत ही है। भारत में देखा जाए मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर बात करें आपसे कोई, वो आंध्र प्रदेश है। और इसके बाद कौन सा देश आता है, कौन सा राज्य आता है, वो है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू था। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में अगर हम बात करें सबसे पहला फैक्ट है वो है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बंधन बैंक, हाल ही में बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया, देखिए सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो कि इससे पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब वो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वहीं अगर हम दूसरे फैक्ट ऑफ द डे की बात करें तो स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो है अपूर्वा श्रीवास्तव, ठीक है। वहीं कुवैत की बात करें, कुवैत में जो भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आदर्श शवीक, ठीक है, आदर्श शवीका नियुक्त किए गए हैं। और डिफेंस एक्सपो, ठीक है, जो डिफेंस से रिलेटेड जो सबसे बड़ी एग्जीबिशन होता है उसका 12वां संस्करण का प्रारंभ हुआ कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में आयोजन जो है प्रारंभ हुआ है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। ये चीज ध्यान रखें। फिर आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे दोस्तों अपने अगले यानी कि नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना करते ही ना भूलें, क्योंकि जानते हैं हम डेली ही इसी तरीके से डेली नए करंट अफेयर्स के साथ आएंगे। और हाँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आएंगे, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।